हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन के लिए टेस्ट की सिलसिला जारी है और आज मैं आपसे अपने टेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। 4 मार्च 2023 को पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे पीएएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट आती है जिसके अंदर इस बात का बताया जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर आफ्टर एफएससी एंड ग्रेजुएशन परमानेंट कमीशन और एसएससी के ज़रिए सिलेक्शन का सिलसिला जारी हो चुका है। तो 4 मार्च को 1:03 में स्टार्ट में ही मैंने, क्योंकि मुझे ये था कि स्टार्ट में अगर करूँगा जल्दी डेट आएगी, जल्दी हो जाएगा और फिर आगे इंटरव्यू वगैरह के लिए यानी कि वेट सब्र करना, इंतज़ार करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो बहुत मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे जाने के लिए आपके अंदर सब्र और इंतज़ार ये 2 चीज़ें बहुत अहम होंगी। बहरहाल 4 तारीख को मैंने टेस्ट के लिए अप्लाई किया और 13 मार्च 2023 को मेरी टेस्ट डेट आई। अब 13 मार्च 2023 को लाहौर सेंटर बना मेरा। मैं गुजरावाला से निकला और 8 बजे का टाइम था वहाँ पे। तो उन्होंने कहा था कि आधे घंटे पहले आप लोगों ने वहाँ पे आ जाना है। तो तकरीबन 7:20 पे मैं सेंटर के पास पहुँच गया। 7:30 7:35 पे सेंटर का गेट ओपन हुआ। उन लोगों ने वहाँ पे चेकिंग मशीन लगाई और साथ एक ऑफ़िसर खड़ा हो गया वहाँ पे एयरफ़ोर्स का। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने लग गया। स्टार्ट में उन लोगों ने हमारा सीएनआईसी लिया, स्मार्ट कार्ड, और हमारी रजिस्ट्रेशन स्लिप जो हमें ऑनलाइन अप्लाई करते हुए मिली थी, वो फिर हम किसी नेट कैफ़े से या किसी भी जगह से वो स्लिप प्रिंट करवा के निकल आते हैं, वो स्लिप मिल गई। उसने उसका नाम और हमारे शनाख्ती कार्ड के साथ सीएनआईसी वगैरह के नंबर मैच किए और हमें अंदर जाने दिया। अंदर एक और जगह चेकिंग हो रही थी, जहाँ पे जिन लोगों के पास फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन, हैंड फ्री या कोई ऐसी चीज़, क्योंकि सेंटर लाहौर था, गुजरावाला यहाँ पे इर्द-गिर्द के, या हालाँकि कुछ बच्चे सरगोदा से भी आए हुए थे। इन सब के सेंटर के बच्चे आते हैं और दूर से आते हैं, इस वजह से पीछे घर वालों से ताल्लुक़ रखने के लिए, राब्ता करने के लिए, तो फ़ोन वगैरह होता है लोगों के पास। तो उन लोगों ने फ़ोन का एक अलहदा सिस्टम रखा हुआ था कि भाई फ़ोन जो लाया है वो यहाँ पे फ़ोन जमा करवा दे। एक जगह पे फ़ोन जमा करवाते थे और फिर वो आपको टोकन दे देते थे। फिर नेक्स्ट आपकी चेकिंग होती थी, वो आपसे पूछता था कि भाई आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन या कोई हैंड फ्री वगैरह या कोई मेटल डिटेक्टर से चेक करता था, कोई और चीज़ मौजूद हो। बॉल पेन वगैरह भी नहीं लेके जाने देते थे। कुछ लोग बच्चे बॉल पेन भी लाए हुए थे और जब उसने उनसे रीज़न पूछी तो वो कहता था बच्चा कि ये देखिए हमारी स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है फैंसी बॉल पेन नहीं लानी, दूसरी बॉल पेन ला सकते हैं। तो उसने कहा यहाँ भी कहाँ लिखा हुआ दूसरी बॉल पेन ला सकते हैं। उसने कहा कि कोई बॉल पेन कोई चीज़ नहीं लानी। मसलन कि सिर्फ़ हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। अंदर पेपर सॉल्व करने के लिए उन्होंने सारा सिस्टम रखा हुआ है, पेपर फिल करने के लिए उन्होंने सारा सिस्टम रखा हुआ है। बस आपने वहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ पूरी करके जानी है। वहाँ से चेकिंग हुई, वहाँ से चेकिंग के बाद अंदर जाके एक और लाइन लगी हुई और वहाँ पे आपने एक रूम में जाना था और अपना सीएनआईसी जो है वो स्कैन करवाना था, अपना नेम वगैरह कन्फर्म करके। तो सीएनआईसी कन्फर्म करके साथ फिर आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप थी उसके ऊपर आपका उन्होंने नंबर लिख देना था। एक नंबर असाइन कर रहे थे सबको, अलग-अलग बच्चों को 36, 37, 100, 100, 200, ये इस तरह से। तो जब ये हो जाती थी तो नेक्स्ट फिर हम लोग मेन उस हॉल में जाते थे जहाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक होने होते थे। 4 काउंटर थे तकरीबन, 2 ग्रेजुएशन के और 2 एफएससी बेस के। तो उस काउंटर पे जाके हमारी चेयर्स लगी होती थी, वहाँ बैठ जाना था। अब यहाँ पे मेन सिस्टम शुरू होता है, जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा 8:30 जा रहा है या 9 बजे जा रहा है तो वो उसका पेपर नहीं लिया जाएगा पेपर। मैं खुद इसमें इंटरव्यू के अंदर अपना इंटरव्यू जब देने गया हूँ ये पीछे, तो मैं तकरीबन 8:40 पे पहुँचा हूँ। लेकिन जितना जल्दी आप जाएँगे आपका उतनी जल्दी टाइम आएगा। रिटन टेस्ट पे तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तकरीबन हर सेंटर में रश होता है। अब उस जगह पे तकरीबन 60 से 70 बच्चों की बैठने की जगह बनी होती है। तो ग्रेजुएशन भी होती है, तो एफएससी भी होती है। जो बच्चे वहाँ पे आ गए, पहुँच गए उस जगह पे, वहाँ पे ठीक, नहीं तो बाकी बच्चों को साइड पे हॉल से बाहर ओपन में उन लोगों ने जगह बनाई होती है, वो फ़िल करते हैं। वो फ़िल होने के बाद में कैफ़ेटेरिया फ़िल करते हैं। कैफ़ेटेरिया के बाद जो लोग बचते हैं, उन लोगों को खड़ा भी करते हैं। यानी कि बहुत वेटिंग वाला काम है कि अगर ऐसा कोई सिस्टम हो तो। इसके बाद फिर वो लोग एक-एक करके बुला रहे थे आपको, नेक्स्ट आए, नेक्स्ट आए, नेक्स्ट आए। बच्चे वैसे भी एक जब बच्चा फ़ारिग हो जाता था ना, उसके बाद फिर नेक्स्ट खुद ही चले जाता था। ग्रेजुएशन वाले काउंटर पे ग्रेजुएशन, एफएससी वाले काउंटर पे एफएससी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो
ख्याल रखना है कि भाई आपने वहाँ पे जाके आपको पता हो कि भाई ग्रेजुएशन वाले बच्चे कहाँ बैठे हुए, एफएससी वाले कहाँ बैठे हुए। आपका बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि 3 या 4 लाइनें तकरीबन चेयर्स की बनी होती है, एक-एक करके बच्चे को आगे जाना होता है, एक-एक करके, एक-एक करके, एक-एक करके। कुछ लोग होते हैं वहाँ पे बहुत जल्दी करते हैं, उठ के किसी और की जगह पे जाके बैठ जाते हैं। तो नहीं यार, सही नहीं है ऐसे, ये वाली बात ठीक नहीं है। तो अगर कुछ लोग ऐसे करते हैं, तो वहाँ के जो ऑफ़िसर्स होते हैं, तो ऑफ़िसर्स भी उन्हें बड़ा डाँटते हैं, उन्हें उनकी बेइज़्ज़ती करते हैं। और आप एक एज़ अ ऑफ़िसर रैंक, आप पाकिस्तान एयर फ़ोर्स में हैं, पाकिस्तान आर्मी, जिस मर्ज़ी फ़ील्ड में आप जा रहे हो, एज़ अ ऑफ़िसर रैंक जा रहे हो, भैया आपकी एजुकेशन के साथ आपके मैनर्स भी होने चाहिए। तो आपको नज़र, आपके प्रैक्टिकली आपका लोगों को पता भी चलना चाहिए कि भई मैं किसी डिसेंट जॉब के अंदर जाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए आपको जब एक नंबर दिया हुआ है उन्होंने, आप एक तरतीब से चलो ना। अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप जल्दी चले जाओ, आपका जल्दी टाइम आ जाएगा, फर्स्ट बच्चे बन जाओ, फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करो, हर लाइन में आप फर्स्ट चले जाओगे। लेकिन अगर आप लेट हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर आप ये कह रहे हो यार मुझे 8 बजे काम, 8 बजे यहाँ पे आया हूँ, 10 बजे काम है ये, तो यार आप पहले जा सकते हो ना। इसलिए वहाँ पे एक तरतीब से चलते-चलते जाएँ। और अगर आप ग्रेजुएशन वाली साइड पे जाएँगे तो वहाँ से आपको बहुत टाइम लगेगा कि आप आगे जाए हो, आप काउंटर पे पहुँचे हो, आपको पता चलेगा नहीं मैं एफएससी का बच्चा हूँ, मैं ग्रेजुएशन काउंटर पे आ गया हूँ, या ग्रेजुएशन का बच्चा हूँ, एफएससी के काउंटर पे आ गया हूँ। तो फिर ऐसे वो ऑफ़िसर भी आपको, जो बैठा होता है आगे, वो भी आपको कहता है कि यार ये ऐसे क्यों कर रहे हो? आपको समझ नहीं लग रही है, आप इतने पढ़े लिखे हो। यानी कि इंसान बड़ा ना बेइज़्ज़ती फ़ील करता है, ये चीज़ सही नहीं होती। इसलिए आप लोगों ने वहाँ पे जाके ये चीज़ बस ध्यान दे रखनी है कि जहाँ पे मेरी जगह बन रही है, किस-किस तरह आगे जा रही है, और कौन-सा ग्रेजुएशन या एफएससी का काउंटर है। आगे जाना है तो आपने एफएससी काउंटर के अंदर ना जमा करवाने हैं। अब वहाँ पे जाके जो-जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है। मैं जब गया था तो मेरा फर्स्ट डे पूरा ज़ाया हुआ था। मैं जब काउंटर पे गया तो वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड कहाँ पे है आपका? अब मैं जो अपने साथ लेके गया था, मैं सारा यानी कि अपने एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड, मैट्रिक की सनद इश्यू हो गई हुई थी, मैट्रिक की सनद लेके गया था, एफएससी की सनद अभी मिली नहीं थी। तो मुझे तो यही था कि मैंने सुना हुआ था दूसरे लोगों से भी कि ना भई मैट्रिक की सनद आ जाए ना, जिससे रिज़ल्ट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो थे ना, वो लोग मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड नहीं लाए हुए थे। तो उन लोगों ने फिर बाहर आए वो लोग, उन्होंने कहा भाई किस-किस के पास मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड नहीं है, किसके पास होप सर्टिफ़िकेट नहीं है जो एफएससी पार्ट 1 की बेस पे आए हुए थे, किसके पास एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड नहीं है, कॉपी नहीं ओरिजिनल, ठीक? तो उन लोगों ने उन बच्चों को अलहदा किया, हमें बाहर कैफेटेरिया में ले गए, हमारी रजिस्ट्रेशन स्लिप्स ली, और रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके तो उन्होंने हमारी डेट जो थी वो 13 थी, वो नेक्स्ट डेट दे दी हमें, 16 तारीख दे दी उन लोगों ने हमें, 16 मार्च। अब 16 मार्च को लाहौर था, लाहौर में वो जलसे वगैरह की वजह से, इमरान खान के जो रिसेंटली हुए हैं यहाँ पे, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आपको सबको पता ही है। तो उसकी वजह से हमारी डेट मज़ीद एक्सटेंड होगी, कि उन लोगों ने कहा कि भई जो सफ़री रुकावटें हैं उसकी वजह से बच्चों का आना मुश्किल है, क्योंकि सेंटर एक ही है, काफ़ी शहरों से बच्चे आते हैं। तो इस वजह से उन लोगों ने कहा कि नहीं भई 16 वाला जो है वो 22 को चला जाएगा अब पेपर, तो हमारा पेपर मज़ीद 1 दिन आगे हो गया। अब हम 22 तारीख को गए, मैं 22 तारीख को थोड़ा लेट ही गया था, तकरीबन 8:10 8:15 पे मैं पहुँचा था सेंटर। तो उसी तरह वही लाइन्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डॉक्यूमेंट चेक करवाए। डॉक्यूमेंट चेक करते हैं वो लोग, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप लगाते हैं कि भाई पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के अंदर, या व्हाटएवर जिसके अंदर भी, पाकिस्तान आर्मी के अंदर भाई ये बच्चा कर रहा है। उसके अलावा जब आपके ये वाले डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं, वो स्टैंप लगा देता है, फिर वो आपको मज़ीद एक लाइन के अंदर भेजता है कि वहाँ पे जाके भाई आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो प्रोसेसिंग फ़ीस है 200 प्रोसेसिंग फ़ीस हमारी। उन्होंने हमें एक और लाइन में बैठा दिया, तो उस लाइन में यानी कि तस्वीर वगैरह खिंचवानी थी, प्रोसेसिंग फ़ीस देनी थी, और साथ हमारी जो स्लिप थी उसकी उसने ना एंट्री करनी थी। चलिए वहाँ से जब स्लिप की एंट्री हुई, हमारी तस्वीर खींची गई, तो फिर हमें अंदर ले गए ब्रीफिंग हॉल के अंदर। ब्रीफिंग हॉल में वो हमें बताते हैं कि भई आपने इस तरह, आपको एक रोल नंबर दिया जाएगा, आपका रोल नंबर क्या है? आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका रोल नंबर है मेन। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने फ़ीड करना है, यानी कि ऊपर टाइप करना है स्क्रीन में, और उसके बाद आपको आपका पासवर्ड बताया जाएगा। हर एक का पासवर्ड एक ही होता है, हमारे टाइम में हमारा पासवर्ड हमें 9898 बताया था उन लोगों ने। तो पासवर्ड बता के तो हमें अंदर ले जाते हैं। अंदर जाके फिर मज़ीद 2 चेयर्स की लाइनें लगी होती है, दूसरी साइड पर उनका मुँह होता है, और काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर लगे होते हैं, कुछ तकरीबन 50-60 होंगे आई थिंक सो। तो यानी काफ़ी अच्छा माहौल था, उन्होंने अंदर चिलर लगाए हुए थे, यानी बहुत अच्छा माहौल था, एक सुकून से ईज़ी चेयर पड़ी हुई थी आपके लिखने के लिए। एक छोटा-सा व्हाइट बोर्ड टाइप, और साथ एक बोर्ड मार्कर थी, बोर्ड मार्कर अगर आपकी ख़राब है तो उनको बुलाओ, चेंज कर लो दोबारा।
आपका पासवर्ड नहीं लग रहा तो उन्हें बताओ, वो दोबारा रीन्यू करेंगे, वहाँ से दोबारा पासवर्ड लगेगा। ये इशू या छोटे छोटे इशूज़ है जो होते हैं वहाँ पे। तो फिर हमने वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पुट किया, उसने वन वन करके बुला रहा था, 1 बाय 1 नेक्स्ट बोलता था, हम जाते थे, फिर नेक्स्ट बोलता था, उससे आगे जाते थे। मैं दूसरे नंबर पे था, तो उसने नेक्स्ट बोला, हम चले गए। जाकर बैठे चेयर्स पे, उसने बताया, हम ब्रीफिंग हॉल में उसने बताया हुआ था कि एक टेस्ट पास होगा नेक्स्ट करना है, फिर टेस्ट पास होगा तो नेक्स्ट करना है। 3 टेस्ट होते हैं, जिस तरह मैंने एयर डिफेंस के अंदर किया था, 111 एयर डिफेंस, जीडीपी एयर डिफेंस या फिर सीएई वगैरह जितने भी हैं, इन सब के तकरीबन सेम सिस्टम है, लेकिन कुछ के अंदर मैथ भी होती है, लेकिन बाकी कुछ के अंदर जो कॉमन सब्जेक्ट है वो फिज़िक्स, इंग्लिश और इंटेलिजेंस है। तो ऐसे ही वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जिसको हम ये आईडी कहते हैं, और फिर पासवर्ड डालेंगे तो नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट आपके 3 ऑप्शन शो हो गए होंगे। एक ऑप्शन आप पास करोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, यानी कि आप इंटेलिजेंसी पेपर पास करोगे तो आपका फिजिक्स आएगा, फिजिक्स पास करोगे तो इंग्लिश आएगा। इंटेलिजेंस के आगे नेक्स्ट ऑप्शन लिखा होगा, नेक्स्ट करेंगे, वो बताते हैं कि भैया आपने देखना है, टाइम पूरा आपको शो हो रहा है। हमें 40 मिनट शो हो रहे थे इंटेलिजेंस के लिए, तो आपको टाइम पूरा शो हो रहा है 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट 35 मिनट ऑलमोस्ट, तकरीबन 35 मिनट थे। 35 मिनट आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं शो। नीचे देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, सीधे नेक्स्ट को दबाना है, साथ ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा और आपको क्वेश्चन शो होना शुरू हो जाएगा। तो भाई इंटेलिजेंस क्वेश्चन कोई इतने खास नहीं थे, सिंपल से थे, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल थे, तकरीबन 60 नॉन वर्बल थे और 40 वर्बल थे। लोग कहते हैं कि मिक्स आए, मैंने भी पहले एक्सपीरियंस सुन के गया था बच्चों के, वो कहते हैं मिक्स आते हैं, या पहले वो आते हैं फिर वो, ऐसा ही सिस्टम नहीं होता। लेकिन जब मैं गया हूँ तो पहले नॉन वर्बल थे और फिर वर्बल थे। जब मैंने नॉन वर्बल क्वेश्चन किए हैं तो पहले 6 से 7 से 8 सवाल इस तरह थे जो मुझे थोड़े से डिफ़िकल्ट लगे थे। यानी कि वर्बल के अंदर भी टाइप्स होती है, सीरीज़ देखनी होती है, अल्फ़ाबेट होते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग होते हैं, एज़ इज़ टू इफ़ वाले ऑपोज़िट वगैरह क्वेश्चन होते हैं, उसके ऊपर भी मैं बना दूँगा अलग वीडियो। लेकिन वो जो जो टाइप्स मैं करके गया था ना, मैंने कोई स्पेशल बुक नहीं ली थी इसकी। मैंने यानी कि पहले भी मैं की हुई थी, मैंने एमडी कैट का पेपर दिया, उसमें भी थोड़ी लॉजिकल रीज़निंग आई हुई थी। उसी से मैंने थोड़ा लेके और साथ थोड़ी-सी यानी कि सोशल मीडिया से हेल्प लेके किया था। तो 2-3 टाइप्स की वो मुझे थोड़ी-सी मुश्किल लगी थी। मसलन कि कुछ वर्कर्स है, 12 वर्कर्स है, वो एक काम 24 घंटे में कर रहे हैं, तो कितने वर्कर होंगे, तो ये काम 25 में होगा या फिर 23 में होगा। मसलन डिफ़िकल्टी इस चीज़ में आई थी कि वहाँ पे ओड था, इधर इवन नंबर था, थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा था मेरा। मुझे ये फ़ील हो रहा था कि जैसे ना मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। पहले एक सवाल में तकरीबन कुछ सेकंड में करना होता है, लेकिन वहाँ पे मेरा एक सवाल 2-2 मिनट लग रहे थे मुझे। तो 6-7 सवाल में भी बहुत मेरा ऐसे हुआ कि यार मेरा स्टार्ट में ये हो गया, मैं क्या करूँगा? लेकिन एक बात, एक चीज़, मेनली आपका काम वहाँ पे आपके नर्व्स के ऊपर काबू रखना है। आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट को रखना है। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है 100 के 100 सवाल मुश्किल होंगे। कुछ सवाल सिर्फ़ मुश्किल है, उन्होंने पेपर डिज़ाइन ही इस तरह किया होता है कि आधे से ज़्यादा बच्चों को ना वहाँ पे इस चीज़ की कन्फ्यूज़न हो जाती है। बहरहाल मैंने वहाँ पे अपने आप को कन्फ्यूज़ नहीं होने दिया, तो मैंने कैरी ऑन किया। मैंने कहा यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। तो मैंने वर्बल नेक्स्ट वाला है, वो सारे टाइप्स मुझे आती थी, मैंने वो की। नॉन वर्बल थी, नॉन वर्बल मैंने चेयर थोड़ी आगे कर ली। ये होता है ना कि यानी शेप्स में तो सारी सही ज़रा क्लियर नज़र आया, मैंने चेयर थोड़ी आगे कर ली कंप्यूटर के आगे होके। पीछे 18 मिनट रह गए थे सिर्फ, जब मैंने नॉन वर्बल स्टार्ट किया, अभी मेरे 40 क्वेश्चन हुए थे। तो मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैंने कहा यार नहीं अब्दुल्ला, आपने करना है, मेरा फर्स्ट टाइम था, आपने करना है। तो मैं ज़रा स्पीड कर ली। तो इसी तरह मैंने वर्बल नॉन वर्बल में कोशिश करते आखिरी सेकंड था और मेरा आखिरी सवाल चल रहा था, 100 सवाल चल रहा था। उसी टाइम आ गया ऑप्शन कि भाई योर टाइम इज़ आउट, यानी कि यू रन आउट टाइम। तो नेक्स्ट करें तो आपको आपका रिज़ल्ट पता चलेगा। तो मैंने नेक्स्ट किया तो नीचे आया था कांग्रेचुलेशन, यानी कि मेरा टेस्ट पास हो गया। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन किया तो जो इंटेलिजेंस का पोर्शन था वो ग्रीन हो गया, नीचे वाले ऑप्शन पे नेक्स्ट आ रहा था फिज़िक्स का। फिज़िक्स में नेक्स्ट किया, मैंने स्टार्ट किया, यानी कि फिज़िक्स से 75 एमसीक्यूज़ थे। तो फिज़िक्स का पोर्शन मेरी नज़र में बहुत आसान था, यानी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी फिज़िक्स के अंदर। वो बहुत सिंपल एमसीक्यूज़ थे। पहले मैंने एमडी कैट का पेपर भी दिया हुआ था, उसके अंदर तो इतने डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज़ तैयार किए हुए थे। एमडी कैट में मेरे 200 में से 145 मार्क्स आए थे। मेरिट पे नाम नहीं आया था मेरे पिछले नंबर के मुताबिक, तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे 165 चाहिए थे, 145 20 नंबर के राउंड अबाउट से मेरा यानी कि एडमिशन नहीं हुआ। तो फिज़िक्स की मैंने तैयारी की हुई थी, वैसे भी सही था। तो फिज़िक्स में मेरा मुझे जहाँ तक लगता है कोई ऐसा सवाल नहीं था जो ना आता हो।
बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन थे। मसलन 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल, आंसर इसका 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट इक्वल होता है ये। वाट का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन इसके क्या होते हैं, इसके डायमेंशन क्या होते हैं, क्रिटिकल जो है क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, इस तरह के यानी कि इम्पीडेंस वाले सवाल आ गए उसके अंदर, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर से, या फिर आपके सर्कुलर मोशन में से सवाल आ गए, वर्क डन के अंदर से सवाल आ गए, आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर से सवाल आ गए, पी जो टाइप मटेरियल होते हैं, एन टाइप मटेरियल होते हैं, कौन सा मटेरियल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ट्राईवेलेंट कौन होता है, पेंटावेलेंट कौन होता है। बहरहाल इसके ऊपर मैं एक मज़ीद वीडियो बना दूंगा। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट किया वो तो मुझे पहले गारंटी थी कि यार 75 में से ऑलमोस्ट मेरे 71-72 MCQs बिल्कुल क्लियर थे। वो ऐसे सवाल तो हम लोग करते रहते, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी इस चीज़ की। नेक्स्ट सवाल आए, नेक्स्ट किया, कांग्रेचुलेशन आया, तीसरे टेस्ट के लिए नेक्स्ट दबा दिया मैंने, इंग्लिश का ऑन हो गया। तो इंग्लिश के अंदर बेसिकली जो मैंने वहाँ पे किया है गौर के, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इंग्लिश के अंदर मेन तौर पे आपको प्रेपोजिशन बहुत अच्छी आनी चाहिए। प्रेपोजिशन अगर आपकी अच्छी नहीं है, आपको प्रेपोजिशन की समझ नहीं लगती, तो नहीं आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा। इंग्लिश के पोर्शन में 35 to 40 तकरीबन मेरी नज़र में मैंने जो देखा है बहुत ज़्यादा प्रेपोजिशन आ रही थी। तो हर एक के बाद हर दो के बाद कई 3-3 4-4 इकट्ठी भी प्रेपोजिशन आती रही है। मतलब फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, अफ्रेड फ्रॉम, अफ्रेड ऑफ, इस तरह के बहुत ज़्यादा आती रहेगी। डोंट एग्री विद मी, डोंट एग्री विद माई एट माई बिहेवियर, इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रेपोजिशंस आई हुई थी। कोई 2-3 एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आए हुए थे, उसमें लेट कर इस्तेमाल करना था। और जो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आए थे ना, ज़्यादातर एमसीक्यूज़ वो थे सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन अब 2-3 टाइप्स की हो सकती है सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन में लॉजिकल मीनिंग भी हो सकते हैं, मसलन कि एक सेंस पीछे चलती आ रही है, काफ़ी यानी कि बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज़ थे। आपने गौर करना है बस उसके ऊपर। मैंने जिस तरह किया, मैंने उसमें 3 चीज़ को गौर करके रखा। एक लॉजिकल रीज़न, यानी कि जिसमें कोई साइंटिफिक या कोई ऐसी कोई चीज़ चल रही हो साइंस के लिहाज से। दूसरी कॉमन सेंस, कि भाई पीछे इसका ये ज़िक्र हो रहा है तो आगे किस तरह आएगा। तीसरी कंडीशनल सेंटेंसेस, आपने पढ़ा होगा कंडीशनल सेंटेंसेस कि पास्ट इंडेफिनिट हो तो उसके साथ क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट हो उसके साथ क्या आएगा, वुड किसके साथ यूज़ होना है, विल किसके साथ यूज़ होना है, इस तरह के। तो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ इसी के थे। रीजनिंग लॉजिकल के अंदर कि भाई एक चीज़ लॉजिकली तौर पर क्या मुमकिन है, नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा बेस्ट फिटेड आ रहा है, कॉमन सेंस सवाल। तो ये इंग्लिश के सवाल करते करते इंग्लिश भी मेरा लास्ट हो गया। जो फिजिक्स का क्वेश्चन था वो तो बहुत जल्दी हो गया, 18 मिनट पहले हो गया था मेरा। तो जो इंग्लिश था वो भी तकरीबन लास्ट मिनट में मैंने दोबारा जब चेक किए अपने सारे सवाल नेक्स्ट किया, तो वहाँ पे आया कि हाँ जी कांग्रेचुलेशन, मेरे तीनों क्वेश्चन हो गए। मैंने वहाँ पे बुलाया उन्हें कि भाई मेरे तीनों हो गए हैं, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है यहाँ से क्लोज़ कर दें और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएँ। डॉक्यूमेंट्स लेके दरमियान में जो मेन जहाँ पे था डेस्क था उसके दरमियान में उन्होंने चेयर्स लगाई हुई थी। तो चेयर्स पे बैठ गए हम लोग, उन्होंने बुलाया एक-एक करके। उन्होंने देखा हमारा रिज़ल्ट क्या पास हुए हैं, तो फिर उन्होंने हमारे जो मेन डॉक्यूमेंट्स के पीछे जहाँ पे स्टैंप लगी हुई थी, तो वहाँ पे स्टैंप लगाई, 1 स्टार की, यानी कि हम पास हो गए हैं। 2 या 3 स्टार होते मेरे ख्याल से फ़ेल होते, मैंने दिया नहीं इसके पहले, इस वजह से मुझे इसका कन्फर्म नहीं है। बहरहाल मुझे ये पता था कि जो पास हो उसके पीछे 1 स्टार लगाते हैं। तो 1 स्टार लगाई, साथ उन्होंने जो ऊपर एक स्टैंप लगाई, लिखा टेस्ट की डेट थी हमारी 22 मार्च, तो आगे उन्होंने इंटरव्यू की डेट दे दी। अब 27 मार्च को इंटरव्यू की डेट आई हमारी, ठीक। तो अब यहाँ पे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए काफ़ी टाइम लग जाना है, पहली वीडियो बहुत लंबी हो गई हुई है, 18 मिनट हो गया है। तो इसके सेकंड पार्ट के अंदर मैं मेडिकल और इंटरव्यू के अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो अब आप ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान फोर्सेस और पाकिस्तान में एंट्री टेस्ट वगैरह के हवाले प्रिपरेशन, एक्सपीरियंसेस और कंप्लीट डिटेल और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।